आपका जो है सो आर्मी में पारा ट्रूपर्स की जब बात करें तो उसके बारे में थोड़े बताइए कि ये क्या होता है, कैसे सिलेक्शंस होता है, इसमें लोग कैसे जाते हैं और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। जैसे आर्मी में जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं या पैरा ब्रिगेड होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रिगेड होती है जिसमें आर्मी के हर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इन्फेंट्री है, पैदल सेना होती है, आर्टिलरी है, तोपखाना होती है, सिग्नल्स का भी डेट होता है। तो पूरी फौज की जो एक सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम एक पैरा ब्रिगेड में होते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। आज जो सबसे हॉट टॉपिक है जी, वो खास करके बांग्लादेश वार, वो उसने क्या काम किया था, मतलब कैसे, मतलब हिंदुस्तानी सेना को मदद पहुंचाई थी, कुछ क्रूशियल पॉइंट अगर कुछ बता सकते। पहला तो शॉक इफेक्ट था कि जब हम ढाका पहुंच गए थे, इनको जो खबर थी कि इंटरनेशनल बाउंड्री से आर्मी क्रॉस कर चुकी आ रही है, एयरफोर्स ने शॉक इफेक्ट दे दिया था और एयरफोर्स के साथ में हम ड्रॉप होकर के ढाका को सराउंड कर चुके थे। क्या इन सब के पीछे जो हमारे जो सो कॉल्ड एनिमी स्टेट है, जो हमारे नाइबर्स में, क्या आईएसआई का कभी रोल मिला उन सारी चीज़ों में? यस, ये थोड़ा रॉ का है, जो रॉ धुरंधर का मूवी परिचय आपने है। देखी है जी। तो जो अज्ञात जो लोग हैं वो जो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब ये ऑफिशियल चैनल या आर्म्ड फोर्सेस का काम नहीं है, ये उसकी अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग ऑर्गेनाइजेशन है या अच्छा, आप कुछ बांग्लादेशी कह है। रहे हैं कि कुछ वो नक्सल, जैसे नक्सल ऑपरेट करते हैं, कुछ इस प्रकार के रहते हैं, कई बार नक्सल जो एम्बुश करते हैं या फिर हाथ लगा के हमला करते हैं, जी जी, उस टाइप के सिचुएशंस रहता है, काफ़ी टेंस रहता है। करेक्ट। मतलब उसमें आपको पता नहीं चलता, आप पहचान नहीं सकते। जैसे मैं बताऊं कि जो हमारे असम में गए थे, तो मणिपुर में गए थे, पहला हमारे ऊपर अटैक हुआ था, पास से इन्होंने एम्बुश किया था जंगल में छुप करके, और लकीली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी उसमें। बाद में हमने काफ़ी उसका रिटेलिएशन भी किया, लेकिन ये बड़े क्लोज रेंज में करते हैं और शायद वही लोग थे जिनसे हम पहले मिल रहे थे, जिनके साथ थे वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, तो आप उनको पहचान नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप हमारे साथ अभी देख रहे हैं उज्जवल भूमि। आज जिन खास मेहमान से आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं, उनका नाम है मेजर प्रवीण सिंह। प्रवीण जी खास करके ऐसे ऑपरेशंस को डील किए हैं जिसके बारे में अक्सर मूवीज़ में देखा जाता है या तो फिर लोगों में काफ़ी कौतूहल रहती है। इसके अलावा आर्मी बैकग्राउंड होने के अलावा प्रवीण सिंह नक्सल जो पीक ऑपरेशंस चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस समय में कोंडा गांव में एज एसपी पोस्टेड थे। तो प्रवीण सिंह से आज हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे अनछुए पहलू को भी टच करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आप और हम सब जानना चाहते हैं। तो प्रवीण जी, आपका स्वागत है थैंक यू उज्जवल सर। भूमि के स्टूडियो में। प्रवीण जी, जैसा कि अभी दर्शकों को हमने बताया कि आपका जो है सो आर्मी में एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसके बारे में लोग अक्सर ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कोई ऊपर से कैसे कूद जाता है हेलीकॉप्टर से, पारा ट्रूपर्स की जब बात करें तो उसके बारे में थोड़े बताइए कि ये क्या होता है, कैसे सिलेक्शंस होता है, इसमें लोग कैसे जाते हैं और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। जैसे आर्मी में जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं या पैरा ब्रिगेड होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रिगेड होती है जिसमें आर्मी के हर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इन्फेंट्री है, पैदल सेना होती है, आर्टिलरी है, तोपखाना होती है, मेडिकल वाले भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। इसमें आपके जो रिपेयर एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, सिग्नल्स का भी डेट होता है। तो पूरी फौज की जो एक सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम एक पैरा ब्रिगेड में होते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। और यूजुअली पैरा ब्रिगेड का जो ऑपरेशंस का जो तरीका होता है वो बियॉन्ड एनिमी लाइंस, मतलब अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर जा कर के आप दुश्मन की लाइन के पीछे ड्रॉप होते हैं, वहाँ ऑपरेशन करते हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 1971 में जो तंगेल में ड्रॉप हुई थी, पैरा ब्रिगेड ड्रॉप हुई थी, उसमें आर्टिलरी के एलिमेंट्स गए थे। 1971 में आई वाज बॉर्न, उस टाइम पे हमारी बैटरी की पूरी ड्रॉप हुई थी, गन्स ड्रॉप हुई थी, जीप ड्रॉप्स हुई थी, और तंगेल का ब्रिज का कैप्चर किया गया था 2 पैरा के सपोर्ट में। और ढाका में जो पहली गाड़ी घुसी थी 49 पैराफील्ड बैटरी की, वो हमारी ही बैटरी की गाड़ी थी। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं ये सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करते हुए, जब हमारी अभी लड़ाई शुरू हुई थी, पैदल सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और तब तक हम उनके कैपिटल में पहुंच चुके थे, एयरफोर्स ने उनके गवर्नर हाउस को बमबारी कर चुके थे। तो ये एक शॉक इफेक्ट बनाता है एनिमी के ऊपर। और जो पैराट्रूपर्स आते हैं, जैसे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, पर्ल हार्बर का आपने नाम सुना होगा, तो जितने भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं जिसमें अनसस्पेक्टिंग एनिमी के ऊपर हम ड्रॉप हो जाते हैं, और इसमें कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, जो कि नॉर्मल स्टैटिक लाइन ड्रॉप्स होते हैं, या हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग,
या लो अल्टीट्यूड, लो ओपनिंग, है ना। अच्छा प्रवीण जी, जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जी तो आज जो सबसे हॉट टॉपिक है जी वो खास करके बांग्लादेश वार के बारे में है। जो लोग उसके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं कि वो भी उसमें उसके पार्टिसिपेंट थे। तो वो जो दौर था वो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपकी जो ये पैरा ट्रूपर जो ब्रिगेड रहती है आपकी, वो उसने क्या काम किया था, मतलब कैसे, मतलब हिंदुस्तानी सेना को मदद पहुंचाई थी। कुछ क्रूशियल पॉइंट अगर कुछ बता सके आप शॉर्ट में तो। देखिए, वो यदि आप शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो पहला तो शॉक इफेक्ट था कि जब हम ढाका पहुंच गए थे, इनको जो खबर थी कि इंटरनेशनल बाउंड्री से आर्मी क्रॉस कर चुकी आ रही है, एयरफोर्स ने शॉक इफेक्ट दे ही दिया था और एयरफोर्स के साथ में हम ड्रॉप होकर के ढाका को सराउंड कर चुके थे। ठीक है, तो एक तो पहला शॉक इफेक्ट ये था। उसके बाद जो मतलब हमारा आप आर्मी ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो ढाका को सराउंड करने के लिए मेजर मूव किया मतलब गया था, आर्मी कर रही थी, वो हवाई जहाज़ से ड्रॉप हुआ था। होकर के पहुंचे मेरे थे। ख्याल से वो शायद भारत की पहली या दूसरी इस प्रकार की घटना ये होगी, दूसरा क्योंकि एयरबोन, ज़्यादातर ये जो है सो इसके बारे में विदेशी या फिर विदेश की लड़ाइयों में ज़्यादा दिखाया जाता है। कुछ जी ऐसा था क्या? जी जी, ये पहला सक्सेसफुल एयरबोर्न ऑपरेशन था। 61 में भी एक एयरबोर्न ऑपरेशन हुआ था चाइनीज़ के अगेंस्ट में, 62 में, बट उसमें हमारी गन्स चली गई थी नाले में और वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, प्रिपरेशन नहीं थी उस टाइम पे। इस टाइम पे प्रिपरेशन के साथ गए थे और जो एयरबोर्न ड्रॉप हुआ था ढाका को सराउंड करने के बाद फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया गया था, जिसमें पैम्पलेट्स तो क्या बांटे गए ये थे। जो एयरबोर्न ड्रॉप जो हुआ था ये रात का ऑपरेशन होता है क्या, मतलब इसकी कुछ जी, ये आप रात बताइए का। ये कितना चैलेंजिंग होता है ये? देखिए, ये काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, स्पेशली यदि आप फॉरेन लैंड में ड्रॉप जोन जिसको कहा जाता है, अपने जो हमारी प्रैक्टिस की ड्रॉप जोन होती है वो मतलब काफ़ी ट्रेनिंग के हिसाब से उसमें जुताई वगैरह करके थोड़ा सॉफ्ट करने का कोशिश किया जाता है। आगरा में ऐसा ड्रॉप जोन है जहाँ ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब आप एनिमी टेरिटरी में जाते हैं तो आप जानते नहीं है ग्राउंड कैसा है और वहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। जब आप हवाई जहाज से ड्रॉप होते हैं तो पैराशूट में उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, जहाँ भी आप गिर जाएं हाथ पैर टूट सकते हैं, बिजली के तार में आप लटक सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस रात में किए जाते हैं और इसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि रात में जब आप ऑपरेट होते हैं उसमें रातों रात आपको मिलन करना होता है, पैराशूट छुपाने होते हैं। फिर जो आर्टिलरी गन्स वाले हैं वो फायर सपोर्ट देते हैं, इन्फेंट्री वाले अपने जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर मैप के ऊपर, आजकल तो जीपीएस आ गए हैं, उस ज़माने में मैप से हम मैप रीडिंग करके पहुंचते थे और ऑपरेशन को अंजाम देते थे। मतलब कितने हजार फीट की ऊंचाई से ये ड्रॉप होता है, कुछ जैसे बताएं आप? ऑपरेशनल ड्रॉप्स हैं वो 1000 फीट से होता है, जो कि स्टैटिक लाइन कहा जाता है, जिसमें आपकी एक रस्सी होती है जिसको आप हवाई जहाज में हुक कर देते हैं एंड वंस यू जंप आउट तो मतलब कितने हजार फीट की ऊंचाई से ये ड्रॉप होता है, कुछ जैसे बताएं आप? ऑपरेशनल ड्रॉप्स हैं वो 1000 फीट से होता है, जो कि स्टैटिक लाइन कहा जाता है, जिसमें आपकी एक रस्सी होती है जिसको आप हवाई जहाज में हुक कर देते हैं एंड वंस यू जंप आउट तो पैराशूट बैग के सहित रह जाता है ऊपर और पैराशूट के साथ आप अलग हो जाते हैं। एक होता है 5000 एंड अबव के जो जंप होती है, फ्री फॉल जंप जिसको कहा जाता है, जिसमें आपने देखा होगा फॉर्मेशंस बना के लोग कुछ मैन्यूवर्स भी कर रहे होते हैं, दैट इज़ फ्री फॉल। उसमें आप बिल्कुल फ्री फॉल करते हैं और कई ज़्यादा स्काई डाइवर्स जो होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो स्काई डाइविंग उसको कहा जाता है या फ्री फॉल कहा जाता है, उसमें आपको अपना पैराशूट खुद ओपन करना क्या पड़ता है। उसमें जो जवान ड्रॉप होते रहते हैं तो वो अपने साथ अपने एम्यूनिशन और जो है सो हथियार वो भी लेके ड्रॉप करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें जब आपकी सस्टेनेबिलिटी 2 दिन की रहती है, 2 दिन आपको सर्वाइव होना है, ऑपरेशन कंप्लीट करना है एंड उससे ज़्यादा का सामान आप लेके भी नहीं जा सकते, अपना एम्यूनिशन, पानी, राशन। तो उसके बाद क्या है कि आपकी जो ग्राउंड फोर्सेस है वो आपसे लिंकअप करती हैं जैसा प्लान होता है, और अगर वो ना लिंकअप कर पाएँ तो यू आर ऑन द ओन। तो ये इसलिए बहुत डेंजरस ऑपरेशन हो जाता है कि मान लीजिए ग्राउंड फोर्सेस को रेजिस्टेंस मिल गया, वो आपको तक नहीं लिंकअप कर पाए। अच्छा, ड्रॉप होने में मतलब किससे ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग रहता है, हेलीकॉप्टर के थ्रू या फिर जो ड्रॉप प्लेन के थ्रू होता है, और कौन सा प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जैसे AN-32 है, आजकल अभी गजराज है IL-76, उससे भी ड्रॉप किया जाता है। तो जितने भी एयरफोर्स के प्लेन है, 130 आ गया, C-130, उससे भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो सामान ले जाने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ ड्रॉपिंग द पर्सनल्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट।
और हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से यूजुअली ड्रॉप के बजाय स्लिदरिंग की जाती है, जब वो लोअर होवर करता रहता है और रस्सी के सहारे, आप जैसे आपने देखा हो नरीमन पॉइंट में हाँ, वो जो स्लिदर अटैक डाउन हुआ करके था। एनएसजी कमांडोज नीचे आए थे, तो वो यूजुअली स्लिदरिंग के लिए यूज़ किया जाता है या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जंप होती है पैराट्रूपर जंप, लेकिन चूंकि संख्या काफ़ी कम हो सकती है और हेलीकॉप्टर जो है लो स्पीड होने के कारण ईजी टारगेट होता है। तो ये कोई ऐसा वाक़या आप बताना चाहेंगे कि जब आप पोस्टेड हों ऐसे ज़ोन में जो बहुत ख़तरनाक ऑपरेशंस आपने किया है, और ऐसा मतलब हो गया था कि जो ग्राउंड सपोर्ट ही या फिर दूसरे सपोर्ट हो सकता है नहीं भी आए, ऐसे कंडीशंस, कोई ऐसा एकदम मुश्किल भरा क्षण जिसके बारे में आपने ऊपर वाले को कह दिया कि भाई ये आखिरी था, चलो, इस प्रकार का कुछ आप बता पाए, कोई मेमोरी में हो आपका? ये फौज छोड़ने से ठीक पहले एक हुआ था पराक्रम, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। पूरी आर्मी आपकी बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड थी। मैं छुट्टी पे था, मैंने ज्वाइन किया मेरठ में पूरी यूनिट को। तब तक हमको आदेश मिला जैसलमेर के आगे जाना था। ऑल्दो पहले प्लान किया गया था अमृतसर के तरफ से, शायद अटैक का प्लान था, लेकिन वो शिफ्ट हुआ जैसलमेर की तरफ। वहाँ पूरा प्लान फाइनल हो गया था। जो उस रात हमको इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करनी थी, और जो फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, चूँकि आरटी के सीओ रहते हैं तो वो जनरल साहब के साथ इन्फेंट्री के रहते हैं, तो और चूँकि उनके साथ मैं था, तो जस्ट ऑपरेशन जाने से पहले रात को करीब 11 बजे एयर फोटोग्राफ्स आए, जिसमें सारी पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट्स उस एरिया में सामने ऑलरेडी डिप्लॉयड थी जहां हमको जाना था। और ऑर्डर्स सिर्फ ये आने थे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले से टैंक वहाँ पर ऑलरेडी थे? मौजूद थे, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि हम इधर से आ रहे हैं। अच्छा। और हमारा को बस ये था कि हमको इंटरनेशनल बाउंड्री पार करने का आदेश मिलना बाकी था, बाकी सारी तैयारी हो चुकी थी। और उसमें जो लीडिंग ट्रुप्स जा रहे थे, उसमें एक होता है फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर आर्टिलरी का, तो वो मैं था जो उनकी लीडिंग कंपनी के साथ जाने वाला, सबसे पहले जाने वाला था। और लकीली बोलिए या अनलकीली बोलिए, वो हमको बॉर्डर क्रॉस करने का आदेश आया नहीं। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे, है ना। कभी अमृतसर के पास प्लानिंग हुई, कभी कि जैसलमेर में प्लानिंग हुई, सारे ड्रिल्स हुए, सारे रिहर्सल्स हुए, बट वी डिडंट क्रॉस, क्योंकि हमको ऑर्डर्स नहीं मिले थे। सिमिलर कंडीशन हुई थी कारगिल के टाइम पे, जब हम पैरा ब्रिगेड पूरी तरह तैयार थे एयर ड्रॉप होने के लिए। उस टाइम भी एलओसी चूँकि पार करने का हमको आदेश नहीं मिला। उस टाइम में फ़ौज थोड़ी डिफरेंट थी। आज जैसे बालाकोट हुआ, उरी हुआ, या अभी ऑप सिंदूर हुआ, तो अब हम हर बार इक्वल क्या उससे ज़्यादा हम रिटेलिएट कर रहे हैं। और पहले जो था हमारा ये था कि थोड़ा संयम दिखाया जाए, रिस्ट्रेंट दिखाया जाए, तो उसके कारण एक तरह से यंग लोगों में काफ़ी थोड़ा वो भी रहता था, रोष भी रहता था कि ये यदि हम हमको पूरा छूट क्यों नहीं मिल रहा है। मिला। लेकिन कोई इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आपने किया हो इस टाइप से जो काफ़ी लीडिंग हुआ हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, और किन के साथ? मणिपुर में, आसाम में, मिज़ोरम में हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेट किया। हमारी यूनिट साइटेशन मिला था। 2 हमारे यूनिट के अफसर, मेजर विजित सिंह शौर्य चक्र, मेजर समीरुल इस्लाम शौर्य चक्र, दोनों को पोस्टह्यूमस मिला था। कुछ बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी? वहाँ की सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। देखिए, इंसर्जेंसी ऑपरेशन में और थोड़ा डिफरेंस होता है, जो आप बॉर्डर के दुश्मन के साथ अब जब लड़ाई करते हैं। इंसर्जेंसी में क्या रहता है कि आपके दुश्मन आम नागरिक के बीच में बैठे होते हैं, शायद आपके बगल में ही बैठ के आपके साथ चाय पीते हैं, आप जानते नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सिविलियन रूप में रहते हैं। जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आप जानते हैं इस लाइन के बाहर जो भी मिलेगा वो दुश्मन है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है या अच्छा, आप कुछ बांग्लादेशी कह है। रहे हैं कि कुछ वो नक्सल, जैसे नक्सल ऑपरेट करते हैं, कुछ इस प्रकार कह रहे थे, कई बार नक्सल जो एम्बुश करते हैं या फिर घात लगा के हमला करते हैं, जी जी, उस टाइप के सिचुएशंस रहता है, काफ़ी टेंस रहता है। करेक्ट। उसमें आपको पता नहीं चलता, आप पहचान नहीं सकते। जैसे मैं बताऊं कि जो हमारे असम में गए थे, तो मणिपुर में गए थे, पहला हमारे ऊपर अटैक हुआ था। तो उस अटैक से पहले एक वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन में हम भी शामिल थे। गांव का फंक्शन था छोटा सा, और उसी रात हमारी जो गाड़ी जाती थी पानी लेने के लिए, उसके ऊपर एम्बुश हुआ। और ये लोग जो थे बिल्कुल पास से इन्होंने एम्बुश किया था, जंगल में छुप करके। और लकीली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी उसमें। बाद में हमने काफ़ी उसका रिटेलिएशन भी किया, लेकिन ये बड़े क्लोज रेंज में करते हैं। और शायद वही लोग थे जिनसे हम पहले मिल रहे थे, जिनके साथ थे, वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, तो आप उनको पहचान नहीं सकते। और वही बॉर्डर में जब आप लड़ाई पे जाते हैं, तो आपके जो सामने दुश्मन होते हैं, वो आप जानते हैं कि इस लाइन के बाद जो भी है वो हमारे देश का नहीं है, दूसरे देश का है, या दूसरे देश की वर्दी में है।
ठीक है। तो नक्सल ऑपरेशन या जो टेररिज्म ऑपरेशन होता है तो उसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें इन्फॉर्मेशन की बड़ी महत्ता बढ़ जाती है कि आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि ये जो है ये इन्वॉल्व है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी कोई फ़ोटोग्राफ आपको मिल जाए या आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मिल जाए जहाँ पे आप जा कर के ऑपरेशन कर सकें। तो नक्सल ऑपरेशन या इंसर्जेंसी वाले ऑपरेशंस में कितने का ग्रुप में आप लोग इस टाइप के ऑपरेशन यूजुअली बहुत छोटे ग्रुप्स में हम ऑपरेट करते थे, क्योंकि जब आप इंसर्जेंसी वाले ऑपरेशन में जाते हैं तो आपकी अपनी लोकेशन, आपकी अपना मूवमेंट, ये भी जो है ये क्या ये गिव अवे। पुलिस का जैसा ऑपरेशन रहता है ठीक वैसा ही उसी फॉर्मेट में आप लोग ऑपरेट करते हैं, या ये सीधा कुछ ऐसा रहता है कि उसकी मान में, उसके टेरिटरी में आप घुस गए और फिर वो फाइट कर रहे हैं जैसे बॉलीवुड पिक्चर्स में दिखाता है? क्या क्या फिल्मी रहता है? थोड़ा सा ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, इसमें फिल्मी कुछ नहीं रहता है, ये बहुत टफ ऑपरेशंस होते हैं। देखिए अब जैसे अब इसको पुलिस और ये बोलना अलग करना ठीक नहीं होगा। ऑपरेशंस के कुछ एक नियम होते हैं। पहली बात, अपनी लोकेशन आपकी ना निकलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग इस तरह के ऑपरेशंस में जाते हैं कि इवन हम अपना खाना नहीं कैरी करते थे। जिस गांव पहुंच जाते थे तो वहाँ पे हमने चावल वावल ख़रीदा, बनवा के खा लिया, और एक बार निकलने के बाद हफ्तों हम लोग जंगल में घूमते थे और बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पे ही हम जाया करते थे, क्योंकि ये एक तरह का शिकार का तरह से हो जाता है जिसमें आप उनके पीछे लग जाते हैं। पीछे लगने के बाद आप उनको फॉलो करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और उसके ऊपर आप ऑपरेट करते हैं। तो पुलिस में भी जैसे अब जंगल वॉरफेयर स्कूल बनाया गया है, यहाँ ब्रिगेडियर साहब आए, उन्होंने ट्रेन किया, तो वही सेम जैसे हम लोग इंडक्ट हुए थे मणिपुर में, तो एक जंगल वॉरफेयर स्कूल है वैरांगटे में, मिज़ोरम में। तो वहाँ पे जो भी आर्मी अंदर जाती है उनको जंगल में रहना, जंगलियों की तरह रहना, ठीक है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, तब आपको उसमें इंडक्ट किया जाता है। तो वो ऑपरेशंस जो होते हैं उसका जो फ़ौज के जो नॉर्मल ऑपरेशन से ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। तो जैसे यहाँ नक्सल ऑपरेशन में जंगल के लिए आपको ट्रेन किया जाता है, यदि आप माउंटेन्स में जा रहे हैं उसके ट्रेनिंग अलग होती है, उसका ऑपरेशन का तरीका अलग होता है। रेगिस्तान में आप जाते हैं वहाँ के ऑपरेशन का तरीका बिल्कुल टोटली, टैक्टिक्स और काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। तो हर ऑपरेशन की जो है अपनी अलग ट्रेनिंग है, अपना अलग टेक्निक है, और वो सब फॉलो किया जाता है। अच्छा, कुछ एक वो मैं पहले भी बोला था रिक्वेस्ट कि कुछ ऐसा जो काफ़ी टफ हो और मतलब वो चैलेंजिंग ऑपरेशंस जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, आपके साइड में भी कुछ एक कैजुअलिटी हो गई है और फिर भी आप उस सिचुएशंस में बिना जो है सो इमोशनल हुए या हारे, क्योंकि जब भी आप जिनके साथ होते हैं तो उस टाइप का कोई ऑपरेशंस आपको याद हो कि कुछ एक ऐसा कि एकदम घिर गए हैं, कुछ एक बताना चाहें आप? एक ऑपरेशन था, इसमें भगवान की दया से हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, गोलियां लेकिन बहुत चली, और सिर्फ दुश्मन के साथ ही नहीं, अपने ट्रुप्स के साथ में भी चली। उस ऑपरेशन का क्या हुआ था कि हम लोग जो मैंने बताया कि हमारी गाड़ी के ऊपर एम्बुश हुआ था, तो उसके रिटेलिएशन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। तो उस ऑपरेशन में मतलब कई रेजिमेंट्स गई थी, तो एक आध रेजिमेंट का एनकाउंटर भी हो गया था और हम लोग थोड़े पीछे थे। तो चूंकि जिस रेजिमेंट का एनकाउंटर हो चुका था तो उन्होंने बोला कि हमारे आसपास में एम्बुश लगाया जाए, कि यहाँ काफ़ी लोग थे, भागे थे, शायद आपके एम्बुश में ये फंस जाएं। तो रातों रात मुझे ऑर्डर मिला करीब रात को 11-12 बजे, और हमने पहुंच करके सुबह वहाँ पे एम्बुश लगाया। उस यूनिट से हार्डली 4 या 5 किलोमीटर घनघोर जंगल था मणिपुर का, वहाँ पे हमने एम्बुश लगाया। एम्बुश लगाते ही विदिन 2 आवर्स वो 2 इंसर्जेंट्स आ गए, जिनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया। एक तो तुरंत न्यूट्रलाइज़ हो गया, दूसरे को हमको थोड़ा सर्च करने के बाद उसको हिट हुआ था, सर्च करके हमने उसको न्यूट्रलाइज़ किया। अभी जब चूंकि उसकी बॉडी हम सर्च ही कर रहे थे, उनके वेपन्स रिकवरी कर रहे थे, कि हमारे ऊपर पहाड़ से ऊपर से गोलियां चलनी शुरू हो गई। तो इसके कारण हमको वापस अपने एम्बुश पोजीशन पे सेफ एरिया में आकर के अपने आप को सेटल किया। और चूँकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं था यूनिट से, तो अपने जो बगल की यूनिट थे उनके थ्रू हमने कम्युनिकेट किया और हमको बताया गया कि वहीं आप होल्ड करो और आज के दिन वहीं आपको रुकना है, और जब तक कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं आती तो आप तब तक उनसे आप लोहा लीजिए, आप उनसे फ़ाइट कीजिए। तो हमको ये लगा कि शायद जो उनके स्काउट थे, जो मेन आगे चलते हैं, उनको हमने मार दिया, बाकी बॉडी पीछे रह गई है, पता नहीं कितनी है, क्या है उसकी, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम पूरे चारों तरफ डिफेंस, क्योंकि जंगल में रात में कहीं से भी आ सकते हैं, चारों तरफ डिफेंस लेके तैयार बैठे थे। तो इतने में 8-10 लोग आए और वो बॉडी को सर्च करने लगे जो हमने न्यूट्रलाइज़ किया था। तो अभी इसमें जो करीब 6-7 थे, तो उन सबको हमने टारगेट डिवाइड कर दिया। वेपन के जो सेफ्टी कैच थे वो फायरिंग मोड में आ गए थे, और फायर ऑर्डर्स था कि मेरी गोली चलते ही आप सब ने भी साइमल्टेनियसली फायर करना है ताकि सारे दुश्मन एक साथ डाउन हो जाए।
लेकिन इतनी देर में अब हमारा पूरा निशाने लेने पे ध्यान था टारगेट को, चूँकि ये बहुत स्ट्रेसफुल पोजीशन थी, सिचुएशन थी, और उस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता, उसमें आपको खून सवार रहता है ऑपरेशन करने का। तो इतने में मेरे जो ऑपरेटर था सुखजीत, उसने बोला अरे साहब ये तो फ़ौजी हैं। तो मैंने कहा कैसे कैसे फ़ौजी हैं? तो उन्होंने साहब ये देखिए ये जो पहने ड्रेस ICK उस वक्त इशू होता था जिसमें हम मैगजीन वगैरह रखते थे। बोले अब देखिए ये जो ICK सर ये हमारे फ़ौज का इशू वाला ICK है। मैंने ध्यान से देखा, हम तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पे थे, तो मैंने रियलाइज़ किया यस ये बात तो सही है। तो मैंने सबकी सेफ्टी कैच डलवाए, मैंने सबको बोला भाई ये तो अपने आदमी लग रहे हैं और ये मिलिटेंट्स नहीं है। और ये टोटल कंफर्म हो गया कि थोड़ी देर में एक पीछे से सीनियर आदमी आया जिसकी तोंद वोंद निकली हुई थी। यूजुअली फ़ौज में जैसी और रैंक तक पहुंचते तक थोड़े हेल्दी हो जाते हैं लोग रिटायरमेंट से पहले, तो वो देख करके पूरा कंफर्म हो गया कि ये फ़ौजी हैं। तो आई केम आउट, मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए अपनी AK ऊपर की और बताया कि भाई मैं कैप्टन प्रवीण सिंह हूँ 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट से, आप लोग। लेकिन अब चूँकि जैसे हम टेंस थे तो वैसे सामने वाली पार्टी भी टेंस थी, और उन्होंने ये नहीं रियलाइज़ किया कि ये उनको जंगल में अचानक एक प्रकट हुआ कोई आदमी दिखाई दिया जो AK लिया हुआ है। तो वो उसने तुरंत कंधे पे अपनी राइफ़ल लगाई और गोली चला दी, और किस्मत अच्छी है कि वो चूक गया और मैंने फिर वापस पेड़ के पीछे जंप मारा। और बाय द टाइम हम उनसे कुछ कम्युनिकेट कर पाते, समझा पाते, तब तक उनके बाकी लोगों ने भी फायरिंग चालू कर दी। तो जैसे मैं बता रहा था कि गोलियां इतनी चली सिर्फ अपने लोगों के बीच में ही नहीं, दुश्मनों से ही नहीं, अपने लोग के बीच में भी। अभी सिचुएशन है फिर LMG फायर शुरू हो गई, पेड़ कट कट के गिरने लगा। और हमने फिर क्या किया कि मैंने बीच में हमारे लोगों ने डिसाइड किया कि हमने चिल्लाना शुरू किया। तो जब हमने चिल्लाना शुरू किया तो उनको लगा, फिर हमारे जो आर्टिलरी में होते हैं कुछ फायर ऑर्डर्स होते हैं इंग्लिश में होते हैं, स्टॉप फायरिंग, सीज फायरिंग, रियर हुकिंग, तो उनको कुछ शायद आश्चर्य हुआ या जो भी था, उन्होंने फायरिंग स्टॉप किया। फिर मैंने पीछे से बैठे बैठे 2-3 अच्छे अपशब्द कहे जिससे उनको विश्वास हो गया कि हाँ ये भी अपनी फ़ौज है। तो उसके बाद मैं निकला, और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो आई रियलाइज्ड कि उन्होंने मोटर वगैरह भी निकाल लिया था। मोटर जो पाइप सा होता है, बम लगा के आप फायर करते हैं, उसके पिन तक निकाल रखी थी। तो किस्मत अच्छी थी, उन्होंने वो फायर नहीं किया। वो एरिया वेपन होता है, वो जितने लोग हैं वो सारी जान माल का नुकसान हो सकता था। तो पता चला एक वो यूनिट थी जो जा रही थी कैंप रेड करने, उन्होंने भी किसी को पकड़ा था, और जब हमने इनको एनकाउंटर किया तो वो पीछे से आ रहे थे, तो वही ऊपर से चल के हमारे पर फायरिंग किए थे। और फिर हमने मैरी अप किया, उनके साथ हम गए, कैंप रेड किए, वहाँ भी 2-3 हमको मिले। 2-3 दिन तक हमने खाना नहीं खाया था, हमारे जो भी राशन अच्छा, थे 3 दिन तक आप खाना नहीं था, हमारे अच्छा। पास पानी नहीं था। नालों का पानी जो मिलता था उसमें वाटर स्टेरिलाइजेशन टैबलेट्स डाल के हम पीते थे। और जो कैंप रेड किया वहाँ पे दाल चावल कुछ बना मिला, तो वो थोड़ा थोड़ा हमने लिया, कुछ मैगी था डाल के बना लिया, और सब ने मिल के शायद थोड़ा थोड़ा 3 दिन में एक बार हमको इतना सा सबको मिल के खाना मिला था। और उसको भी खाने से पहले हमने जो हमारे जो पकड़ के आए थे बंदे, उनको खिला के चेक किया कि कहीं इसमें कुछ जहर वगैरह तो नहीं मिला है। तो वो ऑपरेशन काफ़ी डिटेल में जो था, उसमें एक ही ऑपरेशन में लॉन्ग पेट्रोल थी, एक ही ऑपरेशन में एम्बुश किया, उसी ऑपरेशन में हमने जाके कैंप रेड किया, जो कि बहुत रेयर होता है। ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, इसमें अपना फ्रेंडली फायर भी हो गया, ठीक है। तो ये बहुत मेमोरेबल टाइप का ऑपरेशन था कि जिसमें अदरवाइज़ क्या होता है कि एम्बुश आप लोग जाते हैं तो एम्बुश हम घात लगा के बैठते हैं, तो पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, 20-20 साल की नौकरी निकल जाती है, और आपके एम्बुश में कोई आता नहीं, आपको कोई शिकार नहीं मिलता। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एम्बुश था, और पहले 2 घंटे के अंदर हमने 2 लोग को धाराशायी किया। उसके बाद हमने उनसे मैरी अप किया, कैंप रेड पे गए। तो यदि आप देखें तो ये बहुत लकी कह सकते हैं। मतलब इसमें बड़ा वो एक्शन भी जो आप है, कह रहे थे थ्रिलर फिल्मी भी टाइप है। होना चाहिए। हाँ, थ्रिलर भी है, और फिर लाइफ स्टेक भी काफ़ी था। जी जी जी। लेकिन भगवान की दया रही कि इसमें किसी को कोई पर्सनल कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारे किसी भी जवान को। अच्छा प्रवीण जी, आप ये बता सकते हैं, जैसे कि आपसे बात हो रही थी तो पता चला आपका ज़्यादा जो है सो डिप्लॉयमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ज़्यादा रहा है जी। वहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर जो है सो अपना सर्विस टेन्योर ख़त्म करने के बाद छत्तीसगढ़ में रहें, और फिर आपने जो है सो कोंडागांव में मतलब अपनी सेवाएं दी एज SP के रूप में। तो वहाँ के जो ऑपरेशंस रहे, नॉर्थ ईस्ट के जो ऑपरेशंस रहे, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो ऑपरेशंस रहे हैं, उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस क्या नज़र आया? क्योंकि वहाँ भी इंसर्जेंसी है, यहाँ भी इंसर्जेंसी थी, तो क्या मतलब कितना चैलेंजिंग वो रहा और कितना चैलेंजिंग ये रहा? कुछ बता सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें
जो आपको लगा कि हाँ भाई ये तो एकदम रेयर ऑफ द रेयर है। जनरली जो है अगर इसमें अकल काम नहीं की और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर चीज़ें निपट जाती नहीं, हैं। दोनों की एक मैं समानता आपको बता सकता हूँ, इंसर्जेंसी हो या टेररिज्म हो। जैसे मैं जगदलपुर में ही पढ़ा, 89 90s में यहाँ पे नक्सलिज्म शुरू हुआ था। मैंने उस दौर से देखा है, पिताजी फॉरेस्ट में थे, आवापल्ली में रेस्ट हाउस में हम रहते थे, तो उस वक्त नक्सलिज्म शुरू हुआ था। साउथ से आए थे, आईएस वगैरह अबडक्ट हुए थे उस टाइम पे, तो दैट वाज द टाइम जो नक्सली थे। मतलब आप नक्सलियों कैसे होते शुरुआत के दौर के, जब हाँ, पीक पकड़ना, तो वो तो आपका एक एनकाउंटर बहुत पहले हो चुका था, आप हाँ, देख चुके, तो कुछ जी। बताना क्लास बताएंगे 10th में मैं हुआ करता था। क्लास 10th में जब मैं था तो पिताजी के साथ मैं यूजुअली जीप चलाने के लिए जाया करता था, ड्राइविंग सीख रहा था। तो एक बार वो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, पकड़े गए। उन दूसरी गाड़ी में हम जा रहे थे तो नक्सलियों ने पकड़ लिया। सारे के सारे अच्छे पढ़े लिखे, इवन गर्ल्स थी उसमें, पीएचडी से कम कोई नहीं था पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलते थे। और उन्होंने कुछ दिन के लिए मतलब हमको वहाँ पर बंधक भी बना के रखा, सामान मंगाया, न्यूज़पेपर, मेडिसिन, ये सब मंगाया, फिर छोड़ दिया। पर पिताजी का रिकॉर्ड वगैरह देख करके छोड़ दिया। तो उस वक्त के जो नक्सली थे वो मतलब एक आइडियोलॉजी वाले, पढ़े लिखे, जो एक आइडियोलॉजी, जंगल ज़मीन की लड़ाई और आइडियोलॉजिकली जुड़े लोग थे। और क्या आज आपको भी वहाँ लेके गया उनका जो एक जनताना सरकार की जो एक नहीं मीटिंग होती है नहीं और नहीं फिर नहीं, बोला वो जाता है कि सब नहीं इसको डिटेल इसको देखा मैंने। इसको बहुत मार छोटा दो था ऐसे। उस वक्त, बहुत ज़्यादा याद नहीं, लेकिन हम लोग को रोका था उन्होंने, खाना वाना भी खिलाया था। और तो उस ड्यूरेशन आपकी पिटाई विटाई भी हुई थी? हाँ, जब गाड़ी से पकड़ा पहली बार तो शायद राइफल बट से 3-4 मारा भी था। तो वो सिचुएशन अलग थी। और अब जो सिचुएशन है, और लेकिन एक समानता ये रही कि जैसे यहाँ का नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजी से शुरू हुआ और वो कुल मिला के एक तरह से बिजनेस बन गया, वसूली। और वैसे ही मणिपुर या असम में जो है कई इंसर्जेंट ग्रुप हैं, नागा का अलग है, कुकी का अलग है, मार्स का अलग है, ठीक है। तो हर जाति का, जनजाति का अपना अपना एक आर्मी है, उनकी एक अपनी क्या कहना चाहिए, एक्सटॉर्शन का तरीका है वहाँ पे जो है, इतना सिस्टमेटिक हो चुका है क्योंकि वो आज़ादी के बाद से चल रहा है। नक्सलिज्म हमारे यहाँ तो 89-90 से शुरू हुआ था और अब ख़त्म हो चुका है तकरीबन। और उस एरिया में जो है इतना सिस्टमेटिक हो चुका है कि हर एम्प्लॉय, पत्रकार, गवर्नमेंट वाला या बैंक वाला अपनी सैलरी का 30% जो है उनके बैंक अकाउंट से बाकायदा कट के चली जाती है एज वसूली। इतना सिस्टमेटिक वे में हो चुका है, आज भी हो रहा है, आज भी वो टेरर, आज भी वो चल रहा है। वही टेरर, वही फंडिंग में यूज़ होता है। और सबसे ख़तरनाक क्या होता है कि ये जब एक बिज़नेस बन जाता है, देखिए अगर एक आइडियोलॉजी है उसको आप दूसरे नैरेटिव से, अच्छी आइडियोलॉजी से चेंज कर सकते हैं। अगर नक्सली है कोई तो उसको आप मार के वो नक्सलिज्म या वो सोच ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिज़नेस बन जाता है तो बिज़नेस कभी बंद नहीं होता है। दुकानदार का जो मालिक है वो मर जाता है, सिस्टम हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड, आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली। एक दुकानदार को आप मारिएगा, दूसरा दुकानदार आके बैठ जाता है। एक भाई जैसे होता है ना हफ्ता वसूली वाला सिस्टम, तो वो भाई को दूसरा मार देता है तो अब वो भाई बन जाता है। तो ये जो बिज़नेस शुरू हो जाता है, चाहे वो जैसे अब नक्सलिज्म हम तो दावा कर रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन जितना बड़ा गहरा ये नेटवर्क है जिसमें इसमें पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या वो ख़त्म कर पाए हम? तो अगर हम वो नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो आज हिडमा था, कल कोई और आ जाएगा। वो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम को बंद करना जो है, उसके लिए सरकार को, तंत्र को जो है बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आदमी को मार देने से, आइडियोलॉजी को ख़त्म कर देने से आप नहीं, और जब वो बिज़नेस बन के उभर जाता है ना तो उसका दुकान, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से नक्सलिज्म का फैलाव हुआ जी, और ठीक है कि एनकाउंटर्स हुए, जो आप जो कह रहे हो तो बात काफ़ी सच, लेकिन अभी तक जो है सो ये देखने वाली बात है कि अभी तक जो उनके जो मेजर फंडिंग सोर्सेज थे जी, वो कौन से बड़े बड़े आका थे, ये कहाँ से उनको एम्यूनिशन मिल जाता था, क्योंकि ये तो लैंडलॉक्ड एरिया है जी, जी, और इतने सेफ तरीके से चल रहा था। तो मुझे लगता है कि उसमें आपने जो बात कही उसको डिसमेंटल होना, वो एक्सपोज होना अभी भी बाकी है, बहुत बाकी है। और जो अभी तक फिलहाल दिख नहीं रहा है, हो सकता है आगे देखने को मिले। तो ये एक तो बहुत बड़ी बात आपने कही। दूसरा ये मतलब जो है सो एक लोगों में कौतूहल है कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो आपको इंसर्जेंसी चलता है उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन बैकिंग होती है, फॉरेन से पैसा आता है, फॉरेन से ट्रेनिंग के, अभी हाल फिलहाल में एक अमेरिकन पकड़ाए थे उधर उसी चक्कर में। तो ये इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि आप ग्राउंड में थे, ग्राउंड में वर्क कर रहे थे, तो क्या इस टाइप की चीज़ें आपने देखी वहाँ पर कि कितनी सत्य आपको लगा? क्योंकि आप तो वो थे कि आप लोगों ने तो रॉ एविडेंस देखा होगा। जी, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी किसी बंदे के बारे में, जोएल गार्लोसा। अगर आप अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इंडिया में नहीं रहता है वो,
वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो होता है ना, जो क्या होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टाइप का कुकी का ऑर्गेनाइजेशन का था। उस इन्फॉर्मेशन में जब हमने उसको उठाया तो उसके पास कुछ नहीं मिला, ना हथियार ना कुछ। तो एज ए फ़ौज हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार का टारगेट था, क्योंकि हम गुंडे, बदमाश, स्मगलर इन लोग को नहीं उठाते हैं। अब चूँकि हमने उठा के लाए, उनसे जब इंट्रोगेशन शुरू हुई तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया कि भाई मैं ये हूँ, अब आप मेरे को सीधे पुलिस में हैंड ओवर कीजिए, मेरी गाड़ी आएगी, फ़्लाइट पकड़ूंगा, मैं जाऊँगा, हाँ, डोंट मेस विथ मी, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और जब उसने बताया उसके बारे में, जब हमने जानकारी लेना शुरू किया, उससे हमको कई जानकारी मिली, कई सक्सेसफुल ऑपरेशन भी किए छोड़ने से पहले। तो आज की डेट में आप देखिए वो बंदा कहाँ से कहाँ है, इंडिया में रहता ही नहीं, फॉरेन में रहता है। नॉर्थ ईस्ट के जितने इंसर्जेंट ग्रुप हैं, NSCN-IM, NSCN-K या आपके हमार के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके जो आका हैं, इनमें इनके आका कोई इंडिया में नहीं रहते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीज़ फायर साइन करते हैं, वो भी गवर्नमेंट इंडिया में आते नहीं है, वो बाहर में हमारी टीम जाती है उनसे सीज़ फायर साइन करने के लिए। तो इस लेवल पे ये इंसर्जेंसी पहुंच चुकी है और इस लेवल तक हमने इसको बढ़ने दिया है। आप मानेंगे नहीं कि जैसे नागालैंड में NSCN-IM की बात कर रहा हूँ, तो जैसे हमारी फ़ौज की पोस्ट है, फ़ौज की LMG लगी हुई है, वैसे NSCN-IM चूँकि अब सीज़ फायर पे हैं तो हम उनसे मारते नहीं हैं। उनके भी कैप्टन हैं, सेल्फ स्टाइल्ड कैप्टन, वो आते हैं हमारे यहाँ CSD से कुछ सामान लेने के लिए, सल्यूट करते हैं, सामान लेके जाते हैं। अब सीज़ फायर, उनकी LMG लगी हुई है, हमारी LMG यहाँ लगी हुई है। तो इस लेवल पे उनकी आर्मी जो है बिल्कुल ओपन में है आज की डेट में, और हम उनसे सीज़ फायर साइन कर रहे हैं। तो सिचुएशन हमने इतनी बिगड़ने दी है, इतने सालों में बिगड़ने दी है, तो इसको यदि आप सोचिए कि रातों रात कोई भी ठीक कर देगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये मेरा सवाल पूछने का ये तात्पर्य था कि कहा जाता है कि फॉरेन स्पाई एजेंसीज के स्टेक्स होते हैं इस टाइप की इंसर्जेंसी, किसी भी जो काल के स्टेट में जो है उसकी सोवरेनिटी को डैमेज करने के लिए, उसका फिनेंशियल स्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए। तो कभी आपको लगा कि इन सब को सपोर्ट कोई फॉरेन एजेंसीज से मिलती है कि उसमें या तो CIA हो या कुछ इस टाइप से हो? कभी इस टाइप का कुछ ऐसा पता चला आप लोगों को? तो बिल्कुल ऑब्वियस है। अभी आपने मेंशन किया कि उनके जो एजेंट्स हैं पकड़े गए हैं, नॉर्थ ईस्ट से पकड़े गए हैं, ठीक है। तो जितने अपने नक्सल ऑपरेशंस है उसमें यदि आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड स्कैम हुए हैं, पैसे पहुंचाने के लिए कितने तरीके यूज़ किए जाते हैं, हवाला यूज़ किया जाता है, FRCA का जो कानून अभी आने वाला है इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए आने वाला है। तो येस, फॉरेन की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब चूँकि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट यंग पॉपुलेशन है, आज हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हो रही है, और हम मतलब इकोनॉमी जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आज जितने लीडर्स हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, एवरीवन इज़ स्केर्ड ऑफ अस। उनको मालूम है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये जो है विश्व गुरु बनने वाला है या विश्व में इकोनॉमिकली डोमिनेट करने वाला है। तो आस पास आप देखेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक है। इस तरह से जो रिजीम चेंज का कई बार बिल्कुल ओपन दादागिरी से होता है, जो ईरान में हो रहा है। तो ये चीज़ें तो आपके बिल्कुल आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि डीप में कि किस लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। डीप स्टेट कहा जाता है जिसको, जो फंडिंग करती है इन सब चीज़ों को, है ना, हथियार प्रोवाइड करती है, और किस लेवल तक जाती है। अभी आज ही कल परसों जो नहीं, तो आपकी मेरा ये पूछने का सवाल तात्पर्य ये था कि जी क्या इन सब के पीछे जो हमारे जो सो कॉल्ड एनिमी स्टेट हैं, जो हमारे नाइबर में हैं, क्या ISI का कभी रोल मिला उन सारी चीज़ों में? यस यस या फिर जो है सो मोसाद जैसी एजेंसीज के लोग उसमें मिले? मतलब ज़्यादातर जो जिसका अपोजिट ज़्यादा स्टेक होता है वो वही मिलता है उसमें। जी जी। तो आप लोगों को किस टाइप के लोग मिले, किस टाइप नहीं के देखिए, हम सोर्सेज? लोग तो ज़मीन पे ऑपरेट करने वाले लोग हैं। हाँ। ये सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं, यूजुअली हमको पता तो ज़रूर चल जाती हैं जब इन्फॉर्मेशन हमको दी जाती है स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए। अदरवाइज़ ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग आती है या फॉरेन स्पाइज़ हैं या कहाँ, ये सारी चीज़ें रॉ डील करती है। जी। तो हम फ़ौज में थे, हम मतलब रॉ से यदि कोई उनको फ़ौज से हेल्प चाहिए, कोई ऑपरेशन करना है, जैसे अब सिंदूर में हमने ऑपरेट किया, हमको सारी इन्फॉर्मेशन थी। कई इन्फॉर्मेशन हमारी थी, कई इन्फॉर्मेशन रॉ की थी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़रूर होती है हमारी, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये डीलिंग ये थोड़ा रॉ का है। जो रॉ का धुरंधर मूवी परिचय आपने है। देखी है, जी। तो जो अज्ञात जो लोग हैं वो जो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब ये ऑफिशियल चैनल या आर्म्ड फोर्सेस का काम नहीं है, ये उसकी अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग ऑर्गेनाइजेशन है।
कोंडा गांव में अपनी तैनाती के दौरान का कुछ एक वाक़या आप बताना चाहें कि कितना टफ था यहाँ पर, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से आए थे। आर्मी की ट्रेनिंग अलग होती है, पुलिस का जो मतलब ऑपरेशंस होता है बिल्कुल, कई बार तो बिल्कुल अलग होता है। आर्मी में जो फोर्सेस होती हैं हाईली डिसिप्लिन्ड होती है, पुलिस में भी डिसिप्लिन रहता है, लेकिन पुलिस के साथ जो दूसरे कई सारे प्रेशर्स होते हैं, तो कितना चैलेंजिंग था? कुछ बताना चाहेंगे आप उसके नहीं, बारे में? पुलिस में और आर्मी में देखिए एक बेसिक अंतर मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं वो इंडियन आर्मी के बेस्ट डेमो टाइप जिसको कहा जाता है, जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसको देख करके बाकी कैडेट्स प्रोत्साहित हों, कि मोटिवेट हों कि मैं भी ऐसा करूं लाइफ में आगे चल के। यहाँ पे जो है इसमें जो आपके खास लोग होते हैं वही पोस्टिंग होते हैं, कई साल से पड़े रहते हैं, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग का जो माहौल रहता है वो उनको वही सिखाया जाता है जो आगे की नौकरी में वो करते हैं। मैं स्पष्ट नहीं कहूँगा, तो ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाता है कि उस्ताद जो है यदि पैसे ले रहा है तो वो बाद की नौकरी में जा कर के यही काम करेगा, क्योंकि उसको यही सीखने को मिला है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत कोशिश की बंद करने की, एक हद तक बंद भी कर दिया था, लेकिन आई डोंट नो अभी वो फिर शुरू हो गया होगा। तो ये जो मूलचूल डिफरेंस है फ़ौज के बीच में और आर्मी ऑपरेशंस, जैसा आप कह रहे थे, पुलिस के और फ़ौज के ऑपरेशंस में कोई अंतर नहीं, बेसिक्स वही है, ट्रेनिंग वही है, इवन वेपन्स वही हैं, लेकिन ये सोच का अंतर होता है। जैसे फ़ौज में आपको ईमानदारी, अपना नाम नमक निशान पे मर मिटने के बारे में सिखाया जाता है, यहाँ इसका उल्टा सिखाया जाता है। तो जो चीज़ आप एज ए लीडर करते हैं वही आपके सबॉर्डिनेट्स करेंगे, और एज ए लीडर अगर आप ही करप्ट हैं या आप ही कुछ इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो नीचे के लोग भी वही सीखेंगे और वो ज़िंदगी भर फॉलो करेंगे। जितने दिन वो नौकरी करेंगे, 20 साल, 25, 30 साल, तो वो चीज़ वो फॉलो करेंगे। तो अच्छा। ये एक मूलचूल अच्छा डिफरेंस हो प्रवीण जी, जाता है। एक बड़ा आश्चर्य की बात है, जैसे अमित शाह जी ने घोषणा किया और टेट वो डेडलाइन के अंदर जो है सो नक्सल के जो मेजर लीडर्स थे वो ख़त्म हो गए, एक टाइप से पूरा पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त हो गया, है ना? और ये बहुत लंबा सा स्पेस नहीं था बराबर, जबकि नक्सलिज्म जो है सो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है सो सरकारें चेंज होती रही, दावे होते रहे और वो बढ़ते रहा, है ना? और चूँकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने उस टेरेन्स पे ऑपरेशंस किए थे या आपकी टीम ने किया था, तो और छत्तीसगढ़ में जब इस टाइप की चीज़ें आई थी तो पुलिस के जवान ज़्यादा मरते थे, नक्सली कम मरते थे। तो ऐसे लग रहा था कि जो जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है या तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, कुछ तो लोचा है। मेरा ये सब मेंशन करने के पीछे ये था कि क्या ये जो ऑपरेशंस इतना लंबा चला, क्या ये पहले भी ख़त्म हो सकता था? बिल्कुल ख़त्म क्या हो जो सकता है। संसाधन अवेलेबल थे उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा क्या जो सकता है। ऑपरेशन मॉड्यूल्स थे जी। उसमें कुछ बदलाव करके किया जा सकता था? तो उसके बारे में आप बताएँ, क्या बता सकते हैं आप कि क्या कुछ ऐसा रणनीति अपनाई जा सकती थी या आपने कभी अप्रोच की? मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा इसका जवाब। बिल्कुल किया जा सकता था। जैसा अब आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें सरकार के पास इतना तंत्र है, इतने पावर्स हैं, इतनी फोर्सेज़ हैं, ठीक है? सिर्फ़ अपने क्षेत्र की फोर्सेज़ नहीं, यदि आप चाहें अगल-बगल से भी फोर्सेज़ ला कर के एकत्रित करके किसी एक चीज़ को अगर आपने मन बना लिया कि विध्वंस करना है, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होती है पॉलिटिकल विल, जो कि शायद पहले नहीं थी। अब चूँकि पॉलिटिकल विल, आपने जैसे बात किया, अमित शाह जी आए, यहाँ इन्होंने कैंपिंग किया, यहाँ सारे डीजीज़ आए थे पूरे इंडिया के, जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ एम्स में उनका पूरा, मोदी जी भी आए थे माननीय। तो उस वक्त इन्होंने जो एक रोड मैप दिया, कि एक पॉलिटिकल विल बनाया, एक रोड मैप बनाया कि हमको इस तारीख तक नक्सलिज्म को ख़त्म करना है, और इसकी तैयारी एक्चुअली बहुत पहले से शुरू हो गई थी। मेरे को याद है जब कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन जी एबडक्ट हुए थे, तो उस दिन मैं रामनिवास जी के ऑफिस में बैठा था। एडीजी नक्सल ऑप्स थे तब वो, बाद में डीजी बने और रिटायर हुए। तो उनके ऑफिस में जब ये रोड ओपनिंग और ये बातें हो रही थी, तो मैंने एक छोटा सा सजेशन दिया था कि मैंने कहा, सर ये आपका यदि कम्युनिकेशन ओपन है तो इनको आप एक मैसेज भेज दीजिए कि आप या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो हम मार देंगे। तो पहले तो वो थोड़े वो हुए कि यार ये कैसी बात है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा आप बात कीजिए सीएम से, इसका आपको परमिशन मिलेगा। और मणिपुर में हमने ऐसे किया था। मणिपुर राइफल्स जो थी उसमें हम लोगों को सरेंडर कराते थे, उनको उनकी एक अलग बटालियन बनाई, उनको ट्रेन किया, और यूजुअली इनको हम आगे भेजते थे। और इनसे क्या, हमको एज ए आइडेंटिफायर यूज़ करते थे, एज ए मतलब सोर्स यूज़ कितने करते दिन थे। में आप लोगों ने ट्रेन किया? ये मेरे, जब हम लोग वहाँ पे थे तो उससे पहले से चला रहा था, ठीक है? पूरी बटालियंस बनी हुई थी और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो यहाँ पे भी जो मैंने सजेशन दिया था, तो उसमें
रामनिवास जी ने इसको इम्प्लीमेंट तो किया, लेकिन कुछ मूलचूल खामियां रह गई थी। जैसे कि कोई भी आ जा रहा था बिना हथियार के, वो नक्सली बोलता था, पुलिस में भर्ती हो जाता था। तो पुलिस में भर्ती का ये बैकडोर एंट्री का रास्ता बन गया था। काफ़ी मैंने कोशिश की इसको सही करने की, कई लोगों से बात की, लेकिन कोई सोल्यूशन ना निकलने पे मैंने अमित शाह जी को एक लेटर लिख दिया था, जिसमें मैंने लिखा था कि ये हो रहा है, इसको प्लीज़ देखा जाए। और चूंकि वो थाने में आके बैठ जाते थे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन नक्सलियों को जा रही थी, इंस्टेड कि उनकी खबर हमारे पास आए। तो उसके बाद इन्होंने उसको सीरियसली लिया, सीरियसली इसके ऊपर एक्शन हुए। और जब पूरा दबाव बनाया गया, देखिए 300-400 नक्सलियों को जब मार दिया गया, पुलिस इतनी सक्रिय हो गई, उनके ऊपर प्रेशर बना, पॉलिटिकल विल आई, तो उसके बाद ये सरेंडर पॉलिसी का अपना फल दिखना शुरू हुआ कि जो लोग को पता चल गया कि आज नहीं तो कल हम मारे जाएंगे, तो उनको सरेंडर करने में ही अपनी वो दिखाई दिया कि अपनी जो सेफ्टी उसी में है। और उस वक्त एक मास में सरेंडर हुआ। मैं बीच में मैं थोड़ा सा इस पे रेक्टिफाई करना जी जी क्योंकि ये जब ऑपरेशंस चालू हुए, जी। शुरुआत में जब चालू हुए, जी उसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगे और कुछ एक ऐसे एनकाउंटर्स आए जिसको हम फेक एनकाउंटर्स कहते हैं। क्योंकि एक डीजी साहब बहुत पहले दिल्ली में डीजी रहे, उन्होंने लिखा था कि पुलिस में जो 90% एनकाउंटर्स होते हैं वो फेक होते हैं। और कहीं ना कहीं उससे जो पुलिस फोर्सेस थी या पॉलिटिकल जो विल था वो कहीं ना कहीं डगमगाया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अमित शाह के इंटरवेंशंस करने के बाद से उसके बाद जो एनकाउंटर्स हुए उसमें बहुत कम फर्जी एनकाउंटर्स हुए, थोड़े बहुत का तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हर एक प्रोफेशन में कुछ शिप्स होते हैं। तो वो भी एक या इवन की फोर्स जब ऑपरेशंस करती है तो फेक एनकाउंटर्स के बहुत कम एलिगेशंस लगते हैं। तो क्या वो मसला भी था कि जिसने इस चीज़ को देखिए, अब पुष्ट किया? इसको एज ए फौजी यदि मैं आंसर करूं, मैं एज ए पत्रकार, हाँ मैं आप जिस तरह से देख रहे हैं मैं उस हाँ एंगल से नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि देखिए, मकसद क्या रहता है, आपका एम क्या है? जो भारत विरोधी हैं, जो स्टेट के विरोधी हैं, जो इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतने लगातार सालों से नुकसान, आर्थिक, मानसिक और सारे, मतलब कितनी जान मान का उन्होंने नुकसान किया है। अगर आपका मकसद है उसको ख़त्म करना, तो उसके बीच में यदि एक या दो चीज़ हो जाए जो कि एलिजेडली कहा जाए कि फेक थे, शायद नहीं थे, ये कोई भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। तो उसके बीच में ये सब एलिगेशंस तो चलती रही, नहीं नहीं ह्यूमन नहीं, राइट देखिए वायलेशन। मैं एक एक बहुत बड़ा जो गोमपाड का एनकाउंटर हुआ जी उसको लेकर मतलब कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि उसमें एक था कि मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण या प्रॉपर इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होने के कारण उसको कहा जा सकता है कि क्योंकि उस एरिया में नाम करीब करीब सेम रहते था। मटकाम हिडमे करके एक महिला थी जो नक्सल लीडर थी और उसको मतलब पुलिस पकड़ना चाहती या पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाह रही थी। और मतलब जिसको पकड़ा गया वो महिला जो थी आपको, वो जो है सो नॉर्मल महिला थी, नॉर्मल ट्राइबल थी, वो वनोपज पर निर्भर थी। तो मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण उसको पकड़ा गया, फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया और एनकाउंटर करने के बाद उसको वर्दी पहनाई गई। तो जब इस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो हुआ कि मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण क्रॉस फायरिंग रेंज में मर गया, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, अगर क्योंकि कोई भी स्टेट किसी को भी ये परमिशन नहीं दे सकता कि जो कोई इनोसेंट व्यक्ति है उसको मार दिया जाए। नहीं, डेफिनेटली नहीं। और इसके बारे में मेरे को, चूंकि इस ऑपरेशन के बारे में मेरे कोई जानकारी है नहीं, तो मैं और जब इस पे उसकी बजाबते जब फोटोग्राफ्स रिलीज हुई और जो क्लेम था उस समय किया गया, उसमें उसको 8 गोलियां लगी थी और वर्दी पर कहीं पर जो नक्सल वर्दी पहनी हुई थी उसमें कई होल्स नहीं थे। तो ये कैसा गोली चलेगा कि कभी भी गोली चलेगा तो छेद खोल करेगा ये, डेफिनेटली। इस ऑपरेशन के बारे में मेरे को बहुत जानकारी नहीं थी। नहीं तो मैं लेकिन ये अदरवाइज आप देखिएगा ना, बेसिकली हाँ। तो जो एनकाउंटर्स तो ये हैं, इस टाइप के जो ऑपरेशंस कौन अभी आप करता है? देखिए, गांधी जी थे, गांधी जी की हत्या हुई थी, हाँ उनके बारे में भी आप पढ़िए, तो उसमें भी कहा जाता है कि इतनी गोली बॉडी में मिली, इतनी गोली गोडसे ने चलाई, तो आखिरी गोली किसने चलाई? ठीक है, तो कंट्रोवर्सी तो बहुत रहती हैं। और जब आपका मकसद अचीव हो रहा है, तो आप एक छोटे छोटे वाक्य, कहीं गलती हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कहीं नहीं नहीं, किसी से मैं ये गलती कह रहा नहीं हूँ, हो मैं सकती। बेसिकली जो एनकाउंटर्स होते हैं तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इस टाइप के एनकाउंटर्स तो तभी होंगे क्योंकि जब आपका ऑफिसर लेवल का व्यक्ति वहाँ पर नहीं हो। ये तभी हो सकता है कि जो नीचे वाला जो
या कांस्टेबल या फिर मैक्सिमम एएसआई रैंक का व्यक्ति हो, उसको उसके प्रिकॉशंस नहीं मालूम या रेज हो, क्योंकि उससे तो ये तो तभी हो सकता है। जी तो मेरा एक कहीं ना कहीं ये था कि ये जो सक्सेस हुआ तो उसमें जो टॉप लीडरशिप था पुलिस का वो भी इन्वॉल्व होने लगी, तब सक्सेस मिला। जी। तो इसको आप देखते हैं कि आप कभी इस टाइप के ऑपरेशंस में नहीं देखिए, गए हो? फौज और पुलिस का जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, फौज में छोटे से छोटे ऑपरेशन, जैसे हम 10 की टोली लेके जाते हैं जिसको सेक्शन कहा जाता है, उसमें भी यूजुअली एक ऑफिसर जाता है अगर हाई रिस्क मिशन है, ठीक है। पुलिस में ये होता है कि पुलिस में आपके प्लेटून कमांडर्स, एसआई, टीआई, ये जाते हैं जो ऑपरेशंस को लीड करते हैं। यूजुअली ऑफिसर एसपी लेवल के या डिप्टी एसपी लेवल के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, जिसके कारण यस, एट ग्राउंड लेवल जो डिसीजन मेकिंग है कई बार गलत हो सकती है, हाँ, क्योंकि आपने कहा था कि और इवन आपने एक बार मुझे याद है कि पुरानी चर्चा थी, आपने कहा था कि जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें थोड़ी सी चेंज होने की ज़रूरत है, जी, कि जो टॉप ऑफिसर्स हैं दे हैव टू बी देयर ऑन ग्राउंड। उनको ग्राउंड में होना चाहिए, भले वो फील्ड में ना हो, हाँ, लेकिन उनको ग्राउंड में होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जगह पे जब जो आपने इंसिडेंट बताई है, ऐसे जगह पे डिसीजन मेकिंग देन एंड देयर चाहिए होती है। और ये लोअर लीडरशिप के ऊपर यदि आपने छोड़ दिया, फ़ौज में देखिए, फ़ौज में देयर इज़ नो टॉलरेंस। इस तरह की कोई इंसिडेंट होती है, तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, तुरंत कोर्ट मार्शल करके उसके ऊपर बाहर निकाल दिया जाता है। इवन जेल जाते हैं, कई ऑफिसर्स जेल जा चुके हैं इस तरह के। यदि कोई इंसिडेंट है, सही थे गलत थे वो बात की बात है, बट ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एज़ फार एज़ पुलिस इज़ कंसर्न्ड, इसमें चूँकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ऑफिसर्स नहीं होते हैं उनके पास में, जो लोअर लीडरशिप के हाथ में कमान होती है। देखिए, लोअर लीडरशिप की, जूनियर लीडरशिप की अपनी एक भूमिका है, लेकिन कई जगह पे जैसे जो एक ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर यदि सीनियर लीडरशिप वहाँ होती तो मैं आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी डेफिनेट कि ये इस तरह की इंसिडेंट वो अलाउ नहीं करते। कोई भी सेंसिबल ऑफिसर इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करता। आई डोंट नो अबाउट दैट ऑपरेशन। अच्छा, प्रवीण जी, थोड़ा इसमें एक कहा जाता है कि पुलिस में जब होता है तो एक आईपीएस एरोगेंस आता है देखने को, जिससे कई बार जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके साथ जो है सो संबंध उतने नहीं हो पाते हैं, या फिर आप जैसे लोग जब उसमें जाते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट, वो क्लैशेस होते हैं। तो क्या आईपीएस एरोगेंस इस टाइप की चीज़ें कितनी वो है? नहीं, बहुत ये फेयर क्वेश्चन है आपका। देखिए, अभी जैसे सीआरपीएफ और इनका भी एक चल भी रहा था, जिसमें इनकी टॉप लीडरशिप में आईपीएस जा रहे हैं, और सीआरपीएफ के जो अफसर जिन्होंने ज़मीन पे ऑन ग्राउंड काम किया है, मान लीजिए नक्सल एरिया है या त्रिपुरा के जो है या असम है, मणिपुर है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहाँ ऑपरेट की है। और उसके बाद उनका जो एक सीनियर लीडरशिप, यदि एक आईपीएस आ जाता है जिसने ऑन ग्राउंड कभी काम नहीं किया, एसी ऑफिस में बैठ के फाइलें साइन किए हैं, तो उसको कोई ऑपरेशंस के बारे में, निटी-ग्रिटीज़ के बारे में समझाना डिफ़िकल्ट है। और उस ऑफिसर्स के साथ में यदि वो ऑफिसर इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में, तो नेचुरल है कि वो उसको वो समझ नहीं होगी, ना ज़मीन की, ना हालात की, ना सिचुएशन की, ठीक है? तो ये थोड़ा तो है हमारे सिस्टम में कि ये तो ठीक करने की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड गए हुए ऑफिसर को और एक जो एसी ऑफिस में बैठे ऑफिसर है, उसकी प्लानिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल उठता है कि जब भर्तियों की बात आती है तो लोग पुलिस को ज़्यादा प्रीफर करता है, युवा पुलिस की ओर ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय फ़ौज में जाने के लिए, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर, जाने को तो तैयारी करते हैं। जैसे अभी हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जवान हैं, जिन्होंने करीब 19,000 लोगों को ट्रेन किया छत्तीसगढ़ में, हर जिले में, स्पेशली कोंडागांव में, कांकेर में, और इवन रायपुर में 2-3 हमारे सेंटर हैं। तो इसमें 19,000 में से 800-900 लोग सेलेक्ट हुए हैं। बेसिक ट्रेनिंग हम फ़ौज के लिए करते हैं, लेकिन फ़ौज के स्टैंडर्ड्स इतने टफ हैं कि बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो फ़ौज में भी हमारे करीब 800 लोग, टोटल 800 सिलेक्शन है, जिसमें फ़ौज में है, बीएसएफ में है, बस्तर फाइटर्स में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है। तो फ़ौज में जो है बहुत कम क्वालिफ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स थोड़े अच्छे होते हैं। तो जाना तो सब चाहते हैं फ़ौज में, ऐसा नहीं है कि फ़ौज में नहीं जाना चाहते, लेकिन चूँकि भर्ती का जो नियम है, जो स्टैंडर्ड्स हैं फ़ौज में टफ़ हैं, इसलिए यदि वहाँ नहीं जा पाते तो पुलिस में तो क्या या तरीका क्या है, तैयारी किस टाइप से होनी चाहिए, देखिए, कुछ बता, फ़ौज में कुछ 2 टिप्स एंट्री होती दे है। पाएँ आप? एक तो जवान एंट्री होती है, जी। जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करता है, पहले आप दौड़ निकालिए, और उसके बाद यूजुअली आप छोटे-मोटे जो आपके मेंटल टेस्ट होते हैं, मेडिकल करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी एंट्री है जो अफ़सर एंट्री, या 12th के बाद में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन। अफ़सर एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जिसके आपके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं,
और ये सारी की सारी होने पे ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो मान लीजिए एनडीए में तकरीबन 8 लाख हर साल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 8,000 करीब रिटर्न निकालते हैं और फाइनल सिलेक्शन 300 से 400 ही होते हैं। तो इतना टफ होता है ये इंटरव्यू पार्ट। अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल होता है, ऑफिसर्स क्वालिटी के बारे में लोग बोलते हैं, क्या ये बाय बर्थ होता है या ये इसको क्यूरेट किया जा सकता है, रिगरस ट्रेनिंग के साथ डेवलप किया जा सकता है? नहीं, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो है ना, वो क्वालिटीज़ वो हैं जो आपके भी अंदर भी हैं, मेरे अंदर में भी है। जो आपके माता-पिता ने भी सिखाया, आपके टीचरों ने भी सिखाया, मेरे टीचरों ने और मेरे माता-पिता ने भी सिखाया। लेकिन बात ये है कि कितने लोग उसको अक्षरशः पालन करते हैं, कितने लोग उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। ईमानदार रहिए, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, ठीक है, फेयर रहिए। फिर कुछ एक क्वालिटीज़, जिसमें क्वालिटीज़ जो हैं वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी में, दिमाग की नहीं क्वालिटीज़ होती हैं, दिल की भी होती हैं। कितने आप सोशली एक्सेप्टेबल हैं, कितने आप लोगों से मिलजुल पाते हैं, गट्स की रहती है कि कितना करेज है, कितना दम है। अच्छा, बात होती है युवाओं की। आज का चूँकि यूथ है, जी, वो पहले के यूथ से काफ़ी चेंज हो गया है। जी, अब जेन ज़ी हो गया है। उसका फ़ोकस अब सर्वाधिक जो है सो सोशल मीडिया को ज़्यादा फ़ॉलो करता है। उसके पास पहले से ज़्यादा ज्ञान का एक्सेसिबिलिटी आ गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें, तो जो ग्लोबल मार्केट के जो युवा हैं, जिस हिसाब से ट्रेंड हैं वो हमारे यहाँ के युवा उस हिसाब से ट्रेंड नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या समझते, कहाँ कहाँ चूक रही है सरकार, या हम लोग कहाँ चूक रहे हैं? क्या किस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए? कुछ आप बता सकते हैं कि ये इसकी ज़रूरत है, या कोई इंस्टीट्यूशन इस टाइप से है जिसको फॉलो किया जा सके? कुछ बताएँ आप। नहीं क्योंकि आप बिल्कुल। भी एक स्कूल चलाते हैं जी, कार्डिनल वॉरियर्स के नाम से। जी, जी सर। तो क्या उसमें इस टाइप की ट्रेड्स की बात से क्या कहाँ लीक कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है? तो कौन सा है? कुछ बता पाएँ आप? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा कि जैसे आज के जो हमारे टाइम पे जो होता था, फिज़िकल फ़िटनेस में बहुत जी ज़ोर था। कई-कई गेम्स चल रहे होते थे, हम सब ने कोई ना कोई गेम्स या कई सारे गेम्स खेले हैं। आज के ज़माने में सारे बच्चे सिमट गए मोबाइल में, सारे गेम्स उनके मोबाइल में हैं, सब कुछ उनका मोबाइल में है। और सरकार ने इस बारे में अब काफ़ी सोचते हुए जो सैनिक स्कूल हैं, उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी बनाई है। नए सैनिक स्कूल एफ़िलिएट कर रहे हैं, 100 सैनिक स्कूल की आई है पॉलिसी, 1000 में जाने वाली है। ये भी पॉलिसी हमारे जो प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है, उसके ऊपर उनका स्टडी हुआ था जब ये पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई थी। और उनका उद्देश्य बेसिक ये था, जब मैं गया था जनरल खांडारे सर से मिलने, जो डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी साउथ ब्लॉक में बैठते हैं। तो पॉलिसी पे जब डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने बताया था कि सरकार चाहती है कि जो जनता है या जो आज के जो युवा हैं, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इस पॉलिसी को बढ़ावा दिया था। और उनका मकसद ये था कि जो बच्चे हैं वो फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली अलर्ट हो, भले वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें या ना करें, उनके अंदर डिसिप्लिन हो। बेसिकली समाज में आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो करप्शन है, चाहे जो जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम का बेसिक जड़ जो है डिसिप्लिन है। तो वो चाहते हैं कि आज की युवा जो हैं वो डिसिप्लिन्ड हों। मैक्सिमम यदि कुछ एक लीडर्स भी बनते हैं तो जिस भी फील्ड में रहेंगे तो वो समाज को लीड करेंगे और समाज कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा कैसे आए के डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन्ड आए? बनेगा। अब जो मेरे उनसे डिस्कशन हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मान लीजिए आज की डेट में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, इस टाइम भी प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में। इससे पहले भी हुआ है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के विचार आ कैसे सकते हैं बच्चों के दिमाग में? वो बच्चे जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड में पढ़ाई करें, पीटी परेड करके अपने आप को तंदुरुस्त करें, झंडे को सुबह शाम सलाम करें, तो वो ऐसे ख्यालात तो अपने दिमाग में आ ही नहीं सकते उनके अंदर। क्या आपके स्कूल में इस प्रकार की चीज़ें जी, होती हैं? हमारे स्कूल में इसी तरीके का रूटीन रहता है। मॉर्निंग पीटी कराते हैं, ड्रिल होती है, झंडे का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, राष्ट्रवादी बनना सिखाया जाता है। फिर आपके नॉर्मल स्कूलिंग के बाद हम कोचिंग कराते हैं कि आप आईआईटी, नीट, एनडीए या फ़ौज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रेन करते हैं, इवनिंग गेम्स एंड रात में सुपरवाइज स्टडी। अभी हमारे स्कूल से एक बिटिया नव्या शुक्ला सेलेक्ट हुई है नीट में, 15,000 उसकी रैंक है। तो ये हमारा पूरा फोकस होता है कि हम बच्चों को जो एक ऐसा भविष्य दे सकें जो कि मतलब ज़रूरी ना हो कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में ही हो, आईआईटी में भी जा सकते हैं, या जो कैरियर या प्रोफेशन कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट करता है उसके लिए हम उनको तैयार करते हैं। और मेन चीज़ होती है कि यदि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, बंदे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छा प्रवीण जी, कम्युनिकेशन। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, खास जी, करके जब बात चल रही, बहुत सारे इश्यूज़ को हमने टच किया है। जी, जी, अब ये सवाल उठता है कि ये कहावत है कि
आदमी भरोसा करे तो करे किस पे, क्योंकि अब फौज भी करप्शन से अछूता नहीं रहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या फौज में भी करप्शन होता है या किस टाइप का रहता है? मोटा मोटी कहीं आपको सुनने में मिला है, और क्या हम वास्तव में इस परिस्थितियों से निपट सकते हैं, आगे जा सकते हैं? एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक परसेप्शन आता है कि कहीं भी करप्शन दिखा जाए तो फौज लगा दो, नहीं, ये बहुत गलत हाँ, धारणा है। मैं तो कहूँगा, देखिए, फौज में करप्शन के लिए स्कोप ही नहीं है। जगह होनी चाहिए ना आपके पास में। हर जैसे जैसे हम पैराट्रूपर्स थे, फाइटर्स थे, इक्विपमेंट हमको मिलते थे, गोली हमको मिलती थी, राशन हमारा आता था। हम कोई लोकल परचेज़ नहीं करते थे, हम सिर्फ ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करते थे। राशन के लिए सप्लाई कोर रिस्पॉन्सिबल था, उसके अपने प्रोसीजर्स हैं। गोला बारूद देने के लिए ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट था, उनका अपना प्रोसीजर है। जो हमारे ब्रिज वगैरह बनने इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उनके अपने प्रोसीजर हैं। जितनी प्रोक्योरमेंट होती है ये सारी सेंट्रलाइज्ड होती है। अभी आप ज़्यादा सुनते हैं, जैसे बोफोर्स के टाइम सबसे पहली बात फौज का नाम आया था, फिर राफेल के टाइम पे काफ़ी ये सब चीज़ें उड़ी। तो इसके भी एक सिस्टम्स होते हैं, एक सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो इसमें फ़ौज का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना होता है, मान लीजिए राफेल है या बोफोर्स आ रही है, तो हम उनके ट्रायल्स करते हैं। हम 4 इक्विपमेंट्स जो हमको दिए गए हैं अवेलेबल, उसमें कौन सा बेस्ट है उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी डील होती है, फौज जो आती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस सेक्रेटरी, वो आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील करती है, दैट इज़ दी आईएएस ऑफिसर्स, नॉट द डिफेंस ऑफिसर्स। तो यदि डिफेंस ऑफिसर्स पे उंगली उठाना, मैं कहूँगा कि ये गलत होगा। हाँ, यदि आप करप्शन की बात करेंगे, फौज में करप्शन है, तो मैं कहूँगा है। लोग मिलते हैं मेरे से, मांगते हैं, सिविल सप्लाई मेरे से पूछते हैं कि हाँ। आपका मेजर साहब कैंटीन कार्ड होगा, वो दिवाली आ रही, होली आ रही, मेरे को वो खंबा चाहिए। तो मैं कहूँगा ये करप्शन है और ये बंद होना चाहिए। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है कि फ़ौज में भी रैम्पेंट, वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं सिविलियन वर्सेस डिफेंस वाली जो कहानी होती है, जी, क्योंकि फ़ौज डेडिकेटेड होती है फुल्ली, वो अपना जान दे के देश की सुरक्षा करती है। जी, तो हम ये मान के चलते हैं कि फ़ौज में उस तरह का जो है सो करप्शन नहीं है। तो मैं आज ये आपके नहीं साथ कहूँगा कि करप्शन नहीं है, मैं ये कहूँगा करप्शन करने की आपको स्कोप मौका नहीं ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आज जो हैं सो प्रवीण जी, मेजर प्रवीण, और इनके विचार आपने सुने, इनके एक्सपीरियंस से आप रूबरू हुए। आगे इस प्रकार की चीज़ें से और इस प्रकार के पर्सनैलिटीज़ के साथ जो हमारी आपकी बातें होगी और इसी चैनल पे बातें होंगी, तो आगे भी इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आप उज्जवल भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।